पहली है, ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, ऐसे मौके ढूंढिए जो बाकी ना ढूंढ सके। याद रखें कि आपका दिमाग वो देख सकता है जो बाकियों की आंखें न देख पाए। दूसरा है, पैसा बढ़ाइए। जब पैसे की जरूरत पड़ती है तो मिडिल क्लास केवल बैंक जाता है, मगर दूसरे टाइप के इन्वेस्टर पैसा बढ़ाकर कैपिटल रेज करते हैं। उन्हें हमेशा बैंक की जरूरत नहीं पड़ती। तीसरा है, स्मार्ट लोगों को ऑर्गेनाइज कीजिए। इंटेलिजेंट लोग वे होते हैं जो अपने से ज्यादा स्मार्ट लोगों के साथ मिलकर के काम करते हैं। इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को चुनें। मुझे मालूम है कि ये सब आपके लिए कुछ ज्यादा है, मगर इसके रिवॉर्ड्स भी शानदार है। जिंदगी में रिस्क बहुत है, लेकिन उन्हें हैंडल करना सीख करके ही आप अमीर बन पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं अगले सबक की तरफ, जो हमें कहता है कि सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए नहीं। आइए समझते हैं। एक बार एक जर्नलिस्ट ने रॉबर्ट का इंटरव्यू लिया था। रॉबर्ट उसके आर्टिकल पहले भी पढ़ चुके थे और उस जर्नलिस्ट के लिखने की स्टाइल से बेहद प्रभावित थे। इंटरव्यू जब पूरा हुआ तो उस जर्नलिस्ट ने रॉबर्ट को बताया कि वो एक मशहूर लेखिका बनकर के उन्हीं की तरह एक दिन फेमस होना चाहती है। रॉबर्ट ने उससे पूछा, तो ऐसा क्या है जो उन्हें मशहूर होने से रोक रहा है? इस सवाल के जवाब में उस जर्नलिस्ट ने कहा, उनकी जॉब आगे नहीं बढ़ पा रही। इस पर रॉबर्ट ने सुझाव दिया कि उस जर्नलिस्ट को कोई सेल्स क्लास ज्वाइन कर लेनी चाहिए। जर्नलिस्ट ने बताया कि उनकी दोस्त उन्हें पहले ही ये ऑफर दे चुकी है, मगर उन्हें ये छोटा काम लगता है। वे ये भूल गई थी कि रॉबर्ट खुद कभी सेल्स स्कूल जा चुके थे। इस बात का पॉइंट ये है कि अगर आपके पास कोई टैलेंट है जिसके दम पर आप कुछ पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपका टैलेंट काफी नहीं होगा, क्योंकि उस टैलेंट को कैसे भुनाया जाए, जब तक आप ये बात नहीं जानते, आपका टैलेंट यूं ही बेकार है। जब तक आप उसे लोगों के सामने पेश करने का हुनर नहीं सीख जाते, आप कुछ भी नहीं कमा सकते। तो बेचने की कला सीखने में कोई शर्म की बात नहीं है। किसी भी सेल्समैन को इसके लिए शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। एक जो सबसे बड़ा फर्क अमीर डैड और गरीब डैड के बीच में था, वो ये था कि गरीब डैड हमेशा नौकरी की चिंता करते थे कि जॉब हमेशा सिक्योर रहे, क्योंकि सेफ जॉब ही उनके लिए सब कुछ थी। जबकि अमीर डैड हमेशा सिर्फ और सिर्फ कुछ सीखने पर जोर देते थे। अमीर बनने के लिए आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। इसके अलग पहलू को देखें तो स्कूल हमें रिवॉर्ड करते हैं किसी एक ही खास चीज में महारत के लिए। इसका एक उदाहरण देखिए, जब डॉक्टर मास्टर की डिग्री लेते हैं तो उसके बाद किसी के स्पेशल फील्ड में डॉक्टरेट करते हैं, जैसे कि पीडियाट्रिक या कुछ और। मतलब एक छोटे से विषय पर उन्हें बहुत पढ़ना पड़ता है उस फील्ड में महारत के लिए, और यही उनका रिवॉर्ड होता है। ऐसे ही बहुत कुछ जानने के लिए जो थोड़ा बहुत आप सीखते हैं, वो नॉलेज तभी आएगी जब आप अलग अलग कंपनीज के लिए काम करेंगे, दुनिया की अलग अलग चीजों को जानेंगे, चीजें कैसे काम करती है, ये सभी बातें अनुभव करेंगे, तभी आपकी नॉलेज बढ़ेगी। शायद यही वजह थी कि अमीर डैड जब रॉबर्ट और माइक छोटे थे तो उन्हें अक्सर अपने साथ लेकर जाते थे जब वे अपने डॉक्टर, अकाउंटेंट्स, लॉयर या किसी प्रोफेशनल से मिलने जाते। जब रॉबर्ट ने मेरीन कॉर्प्स ज्वाइन करने के लिए अपनी हाई पेइंग जॉब छोड़ी तो उसके गरीब मगर पढ़े लिखे पिता समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर रॉबर्ट ने ऐसी शानदार नौकरी क्यों छोड़ी। वे एक तरीके से इस फैसले से सख्त निराश हुए। रॉबर्ट ने उन्हें समझाने की हर मुमकिन कोशिश की कि उनका ऐसा करना क्यों जरूरी था, मगर उन्हें ये बात हजम ही नहीं हो रही थी। रॉबर्ट ने उन्हें कहा कि वो सीखना चाहते हैं कि खुले आसमान में कैसे उड़े। उन्हें जानना था कि वर्कर्स की टीम को कैसे हैंडल किया जाए। किसी भी कंपनी को अपने बलबूते पर चलाना कितना मुश्किल काम है। रॉबर्ट ये सब सीखना चाहते थे। वियतनाम से लौटने के बाद रॉबर्ट ने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया और जेरोक्स कॉर्प्स को ज्वाइन कर लिया। उन्हें ये नौकरी किसी फायदे के लिए नहीं चाहिए थी। वो इतने शर्मीले थे कि किसी को कुछ भी बेचने के ख्याल से ही उन्हें पसीना आ जाता। तो अपनी इसी कमी को दूर करने के लिए उन्होंने जेरोक्स की सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम की शिक्षा ली। इसके बाद रॉबर्ट ने खुद अपनी कंपनी की शुरुआत की और अपना पहला शिपमेंट भेजा। वैसे वे अगर इसमें नाकामयाब रहते तो पक्का दिवालिया हो जाते, लेकिन उन्होंने ये रिस्क लिया और अपने अमीर डैड की सीख को हमेशा याद रखा कि बेशक आप 30 की उम्र से पहले दिवालिया होने का रिस्क ले सकते हो, क्योंकि इस उम्र में आपको रिकवर होने का मौका भी मिल जाता है। ज्यादातर एम्प्लॉय अपने वर्कर्स को इतना तो पे करते हैं कि वे काम छोड़कर ना जाए, और ज्यादातर वर्कर भी जी फाड़ कर इसलिए मेहनत करते हैं कि वे काम से निकाले ना जाए। इसीलिए तो उन्हें सिर्फ अपनी सैलरी और कंपनी से मिलने वाले फायदों से ही मतलब होता है। इस सोच के साथ उनके कुछ साल तो बढ़िया गुजरते हैं, मगर ये लंबे समय तक काम नहीं करता। तो क्यों ना आप वो सब कुछ अभी सीखे जो आप सीखना चाहते हैं, इससे पहले कि आप कोई एक खास प्रोफेशन अपने लिए चूज करें, क्योंकि अगर एक बार आपने अपना प्रोफेशन चुन लिया तो आप हमेशा के लिए उसी से बंधकर रह जाएंगे। और इसी के साथ अब हम पहुंच गए हैं इस समरी के कंक्लूजन पर। मुद्दा मामला ये है कि रॉबर्ट कियोसाकी एक फेमस अमेरिकन बिजनेसमैन और ऑथर है। रिच डैड पुअर डैड उनकी लिखी बहुत ही एंगेजिंग और बेस्ट सेलिंग किताब है। ये बुक दो फादर्स की फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी और माइंडसेट के डिफरेंसेस को एक्सप्लोर करती है। एक उनके बायोलॉजिकल फादर पुअर डैड हैं और दूसरे उनके बेस्ट फ्रेंड के फादर रिच डैड हैं। तो ये कहानी वहां से शुरू होती है जब कियोसाकी एक यंग लड़के थे। इस समय वो अपने दोनों फादर्स से मनी के बारे में वैल्यूएबल लेसन्स को सीख रहे थे। एक तरफ उनके खुद के पिता पुअर डैड थे, जो कि एक स्टेबल जॉब वाले वेल एजुकेटेड पर्सन थे। उनका वे ऑफ थिंकिंग थोड़ा ट्रेडिशनल था। वो गुड एजुकेशन, हार्ड वर्क और सिक्योर जॉब में बिलीव करते थे। वहीं दूसरी ओर उनके रिच डैड थे, जो कि एक सेल्फ मेड मिलीनियर थे। वो फाइनेंशियल एजुकेशन की इंपॉर्टेंस पर जोर देते थे, साथ ही वो पैसिव इनकम के सोर्स को डेवलप करने और एसेट बिल्डिंग पर फोकस करने में बिलीव करते थे। कियोसाकी ने बताया कि कैसे उनके रिच डैड ने उन्हें एसेट्स और लायबिलिटीज के कॉन्सेप्ट को सिखाया
उन्होंने बताया कि एसेट वो चीजें होती है जो आपके पॉकेट में मनी भरने का काम करती हैं, जैसे रियल एस्टेट और स्टॉक। वहीं लाइबिलिटीज वो चीजें हैं जो आपकी पॉकेट खाली करने का काम करती हैं, जैसे कि कार या फिर बड़ा घर। रिच डैड ने हमेशा अपनी लाइबिलिटीज को मिनिमाइज करने और इनकम जनरेटिंग एसेट्स को मैक्सिमाइज करने पर जोर दिया। इस बुक का एक और इंपॉर्टेंट लेसन है पावर ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। इसका मतलब है कि फाइनेंशियल दुनिया जैसे कि बजट, सेविंग और मनी मैनेजमेंट के बारे में पूरी जानकारी रखना। कियोसाकी का कहना था कि हमें स्कूल में फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है। इसके कारण कई सारे लोग इस फाइनेंशियल लिटरेसी से छूट जाते हैं, जिसके चलते उनके माइंड में इन बातों को लेकर के डर बना रहता है। कियोसाकी हमेशा अपने रीडर्स को एनकरेज करते हैं कि वो फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में ज्यादा से ज्यादा जाने, मनी इन्वेस्ट करने और मनी मैनेजमेंट के बारे में अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करें। इसके अलावा ये बुक कैलकुलेटेड रिस्क लेने और अपने फेलियर के फियर से ओवरकम करने की बात भी सिखाती है। कियोसाकी का कहना है कि ज्यादातर लोग फाइनेंशियल रिस्क लेने से बचते हैं और वे सेफ और कंफर्टेबल लाइफ को प्रेफर करते हैं, लेकिन ट्रू वेल्थ के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही होगा और नई अपॉर्चुनिटीज, नए मौकों को एक्सेप्ट करना होगा। ओवरऑल रिच डैड पुअर डैड आपको वेल्थ क्रिएशन पर एक वैल्यूएबल पर्सपेक्टिव प्रोवाइड कराती है, रिच डैड के माइंडसेट को अडॉप्ट करके और फाइनेंशियल एजुकेशन पर फोकस करके। साथ ही उनके बताए कॉन्सेप्ट जैसे कि इनकम जनरेटिंग एसेट बिल्डिंग और कैलकुलेटेड रिस्क को एक्सेप्ट करके कोई भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और लॉन्ग टर्म सक्सेस को अचीव कर सकता है। तो इन्हीं सारी बातों के साथ ये समरी यहीं पर कंप्लीट होती है। इस समरी के बारे में आपकी क्या राय है, क्या थॉट्स है, कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और आगे कौन सी समरी सुनना चाहते हैं वो भी लिख भेजिए। बाकी आपका प्यार, आपका सपोर्ट भर भर के हमेशा की तरह हर बार हमें गूगल प्ले रिव्यूज में आप दे सकते हैं। मिलेगी रूबी आपसे जल्दी ही, तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ध्यान, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए कि जो भी आप सोचते हैं वो आप कर सकते हैं और गाइड करने के लिए गीगल हमेशा आपके साथ है। तो अभी के लिए आपसे कहूंगी जय हिंद।